के साथ सपना शुक्ला, बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से हटाने की मांग के बीच बीसीसीआई ने बड़ा फैसला लिया है। बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत सेखैया ने जानकारी दी है कि बोर्ड ने शाहरुख खान को उनकी टीम के केकेआर से मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने को कहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के बाद भारत में कई संगठनों ने मुस्तफिजुर के आईपीएल में खेलने पर आपत्ति जाहिर की थी और केकेआर से उन्हें बाहर करने की मांग की थी। तो देखिए, देश भर में ये मांग उठ रही थी कि मुस्तफिजुर रहमान आखिर क्यों केकेआर से खेलेंगे, क्यों इंडियन प्रीमियर लीग में वो खेलेंगे। 9 करोड़ 20 लाख रुपए में केकेआर ने खरीदा इस बार के ऑक्शन में, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, दीपू चंद्र दास से जो कहानी शुरू हुई अब वो कई गांव तक पहुंच चुकी है, एक और अभी हत्या हुई, हमने आपको खबर भी दिखाई। इसी पर भारत में लोगों का गुस्सा फूट रहा है कि जहां एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, वहीं बांग्लादेश के खिलाड़ियों को क्या यहां की किसी भी प्रीमियर लीग में जगह देनी चाहिए? क्या ये सही है? राजनीतिक नेताओं से लेकर धार्मिक गुरु तक इस पर सवाल खड़े कर रहे थे। संगीत सोम हमारे साथ में खुद जुड़ गए हैं। संगीत जी, अब तो फैसला ले लिया बीसीसीआई ने, आप खुश हैं? क्या अपने शब्दों को आप वापस ले रहे हैं जो आप कह रहे थे शाहरुख खान को लेकर? देखिए, धन्यवाद बीसीसीआई का। शाहरुख खान का इसमें कौन सा धन्यवाद है? तो बीसीसीआई और भारत सरकार का धन्यवाद है, जो उन्होंने सैकड़ों करोड़ देश के हिंदुओं की भावनाओं को समझा है और भावना समझते हुए ये निर्णय हुआ है। ये शाहरुख खान का निर्णय थोड़े, शाहरुख खान का निर्णय तो ये था कि उन्होंने टीम में लेने का निर्णय था। ये बीसीसीआई का निर्णय है और मैं जो बयान दिया था उस पर अभी भी कायम हूं। लेकिन मैं भारत सरकार और बीसीसीआई को धन्यवाद देता हूं कि ये सनातनियों की जीत है, पूरे देश के सनातनियों की जीत है, पूरे वर्ल्ड के सनातनियों की जीत है। जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था और ये बीसीसीआई ने निर्णय लिया। मैं कल आप लोगों से कहा था, आप लोग मुझसे बात कर रहे थे तो मैंने आप लोगों से कहा था कि आप निश्चित समझिए बीसीसीआई और भारत सरकार इस पे बिल्कुल निर्णय लेगी। आपने बातचीत की थी क्या? मतलब आपने ये बात आगे पहुंचाई थी, इसलिए आप इतने सुनिश्चित थे कि हाँ कुछ तो फैसला लिया जाएगा, आपने अपना पक्ष बिल्कुल मैं ही नहीं, मेरे साथ साथ सैकड़ों करोड़ हिंदुओं की भावना थी और ये सब वहां तक पहुंच रही थी और वहां तक हम लोग पहुंचा रहे थे। अच्छा संगीत जी, ये बताइए, आप गद्दार कह रहे हैं, लेकिन यही शाहरुख खान स्वदेश, चक दे इंडिया, ऐसी कई सारी मूवीज कर चुके हैं जिसमें वो देश प्रेम से जुड़ी भावनाओं को ही दिखा रहे थे। चक दे इंडिया तो कितनी फेमस मूवी है। समझ में एक बात नहीं आती, मैं कल भी आपसे कह रहा था, आप क्यों कोई शाहरुख खान फोकट में कर रहे हैं क्या? पैसे के लिए ये सब करते हैं भाई, वो पैसे के लिए काम करते हैं, पैसे के लिए होता है ये सब। वो कोई फोकट में करते हैं क्या? कोई पिक्चर फ्री में बनाते हैं क्या? ये तो पैसे के लिए काम करते हैं। नाचने गाने वाले लोग हैं तो पैसे के लिए काम करते हैं ये लोग भाई। कई सारे लोगों ने जो इस्लाम से जुड़े धर्म गुरु हैं, उन्होंने कहा कि भाई आप गद्दार कैसे कह रहे हैं? गद्दार तो तब होते हैं। गद्दार को गद्दार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे भाई? गद्दार को गद्दार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? देखिए मेरी बात सुनिए आप, जब इस देश में कोई अच्छा काम करेगा तो अच्छा कहा जाएगा। मैंने कल भी आपसे कहा था कि जब उन्होंने अच्छी फिल्में बनाई होंगी, देश को अच्छी फिल्में दी होंगी, तो उन्हें यहाँ पद्मश्री अवार्ड भी मिला और बहुत अवार्ड मिले। लेकिन जब गद्दारी का काम करेंगे तो गद्दार भी कहा जाएगा। और मैं फिर कह रहा हूं, इसमें कोई शाहरुख खान का वो नहीं है, ये निर्णय बीसीसीआई और भारत सरकार का है। इसलिए बीसीसीआई और भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। उन्होंने सैकड़ों करोड़ सनातनियों की, सैकड़ों करोड़ हिंदुओं की भावनाओं को समझा और रहमान जैसे खिलाड़ी को खिलाने से मना किया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने कारोबारी की तरह काम किया, उनको खरीदना नहीं चाहिए था? 9 करोड़ 20 लाख रुपए में रहमान खरीद, एकदम नहीं खरीदना चाहिए था। देखिए, शाहरुख खान ने आज पहली दफे थोड़े ही बिना कहा है भाई, पहले भी कहा। आप मुझे बताइए, दुनिया में अगर सबसे सुरक्षित कहीं मुसलमान है तो वो हिंदुस्तान में है, भारत में है। लेकिन शाहरुख खान का बयान आपने पहले भी सुना होगा कि यहाँ असुरक्षित महसूस करते हैं। बताइए, शाहरुख खान को पान मसाला बेचने से लेके यहां तक लोगों ने इतना बड़ा स्टार बना दिया, तो क्या ये भारत के लोगों ने नहीं बनाया भाई? अब वो यहाँ असुरक्षित महसूस करते हैं। नहीं, असुरक्षित तो अभी नहीं उन्होंने कहा है, वो तो अभी उनका बयान ही नहीं आया इस पर। अभी कुछ समय पहले कहा था, आपने सुना होगा। अभी तो उनका बयान ही नहीं इस पर आया है कि वो क्या कह रहे हैं। कुछ समय पहले कहा था ना। तो आगे भी नहीं खरीदना चाहिए जब तक रिजॉल्व नहीं होता है, जब तक ये मसला रिजॉल्व ना हो, जब तक वहां हिंदुओं पे अत्याचार बंद ना हो, हिंदुओं पे वहां सुरक्षित ना हो, तब तक इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए। और मैं शाहरुख खान के साथ साथ सभी टीमों को ये कहना चाहता हूं कि इस तरीके का कोई भी काम ना करे जिससे भारत के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। जब ये मसला हुआ था तो पाकिस्तान के साथ जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, पाकिस्तान की वो नापाक हरकत पहलगाम में देखने को मिली, तो कहा गया भाई पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ मत खेलो। लेकिन क्योंकि पहले से टूर्नामेंट कह दिया जाता है तो खेला भी जाता है, खेला गया, भारतीय टीम ने खेला। आपको लगता है आगे वर्ल्ड कप, मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए,
हाँ, मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए संगीत जी। तो क्या आपको लगता है कि जैसा पाकिस्तान के साथ ट्रीटमेंट किया जा रहा है वैसा बांग्लादेश के साथ करिए? तो शाहरुख खान को तो कटघरे में खड़ा किया ही गया कि उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को खरीद लिया, लेकिन आने वाले टूर्नामेंट्स में अब बांग्लादेश के साथ भी मत खेलो, पाकिस्तान के साथ भी मत खेलो। क्या ऐसा होना चाहिए, आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब तक स्थिति सामान्य ना हो, जब तक वहां के हिंदू सुरक्षित ना हो, जब तक वहां हिंदुओं पर अत्याचार बंद ना हो, तब तक नहीं खेला जाना चाहिए। ये बीसीसीआई से मांग करेंगे आप, क्योंकि आपने मांग की, बीसीसीआई ने उस बात को अब आप फिर बीसीसीआई पे पहुंच जाते हैं। बीसीसीआई ने राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का जोमेटो के मालिक पर हमला, वर्कर्स को उपद्रवी कहना गलत और खतरनाक है। गिग वर्कर्स इंसान समझा जाए, उपद्रवी नहीं। डिलीवरी पार्टनर से मेहनताना मांगना उनका अपराध नहीं है। मेहनती लोगों को निचोड़कर मुनाफा नहीं बनाना चाहिए, ये राघव चड्ढा ने कहा है। ये हम आपको लेटर भी दिखा रहे हैं। दरअसल राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने जोमेटो के मालिक पर हमला बोला है और वर्कर्स को उपद्रवी कहने पर उन्होंने कहा कि ये गलत है, खतरनाक है। गिग वर्कर्स को इंसान समझना चाहिए, उपद्रवी नहीं। डिलीवरी पार्टनर्स मेहनताना मांग रहे हैं, ये अपराध नहीं है। मेहनती लोगों को निचोड़कर मुनाफा नहीं बनाना चाहिए। तो देखिए, जो विवाद है ये बढ़ता ही जा रहा है। गिग वर्कर्स की जो हड़ताल हुई थी, इसको लेकर के राघव चड्ढा ने पहले कहा था कि ये वो अपना मेहनताना मांग रहे हैं और उन्होंने एक डिलीवरी बॉय को अपने घर पर लंच पर भी बुलाया था। उसके बाद ये विवाद बढ़ता चला गया और अब जो है राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने जोमेटो के मालिक पर हमला बोला है। वहीं नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया है। अमिताभ कांत ने कहा कि आप जॉब क्रिएटर नहीं है, जॉब किलर है। राजनीतिक मकसद के लिए इनोवेशन को नष्ट ना करें। जिन्होंने एक भी रोजगार नहीं दिया वो राजनीति कर रहे हैं। तो अमिताभ कांत पूर्व सीईओ है नीति आयोग के। उन्होंने ट्वीट किया है, भारत की अर्थव्यवस्था गिग और व्यापार के जरिए उपभोक्ता आधारित है। आगे वो लिखते हैं 2030 तक गिग जॉब 7.7 मिलियन से बढ़कर 23.5 मिलियन तक हो जाएगी, जो कि भारत में सबसे ज्यादा नौकरी पैदा करने का इंजन है। जिन लोगों ने एक भी नौकरी पैदा नहीं की उनकी ओर से इसे शोषण कहना पूरी तरीके से राजनीति है, तथ्यात्मक नहीं। सिर्फ 31 दिसंबर को ही जोमेटो और ब्लिंकिट ने 75 लाख से ज्यादा ऑर्डर डिलीवर किए, ये अमिताभ कांत ने कहा है। आगे वो लिखते हैं, ये मांग लाखों भारतीयों की ओर से आई जिन्होंने स्पीड, सुविधा और वैल्यू को चुना। इस मामले का राजनीतिकरण व्यापार को खत्म करेगा, नौकरियों को बर्बाद करेगा और इसके साथ ही कर्मचारियों को असंगठित सेक्टर में धकेलने का काम करेगा, जहां ना तो कोई अधिकार है ना ही कोई सुरक्षा। राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी नौकरियां पैदा करने वाले नहीं हैं, नौकरियां खत्म करने वाले हैं। अमिताभ कांत जो कि नीति आयोग के पूर्व सीईओ हैं और उन्होंने आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा पर हमला बोला है। कहा है कि ये तो जॉब किलर हैं, जॉब क्रिएटर नहीं है। आपको बताएं कि न्यू ईयर ईव पर फूड डिलीवरी सेक्टर में विरोध और जश्न साथ साथ दिखाई दिया। बेहतर भुगतान की मांग को लेकर गिग वर्कर्स के एक हिस्से ने हड़ताल की, लेकिन स्विगी, जोमेटो और मैजिक पिन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स ने ऑर्डर में भारी बढ़ोतरी का दावा किया। कंपनियों का कहना है कि इस आंदोलन का उनके ऑपरेशंस पर ना के बराबर असर पड़ा है। गिग एंड प्लेटफॉर्म सर्विस वर्कर्स यूनियन ने दावा यह किया कि 22 शहरों में 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल में शामिल हुए। इसके बावजूद जोमेटो के संस्थापक दीपेंद्र गोयल ने कहा कि जोमेटो और ब्लिंकिट ने रिकॉर्ड डिलीवरी की है। उनके मुताबिक 4.5 लाख से ज्यादा डिलीवरी पार्टनर्स ने एक ही दिन में 63 लाख से ज्यादा ग्राहकों तक 75 लाख से ज्यादा ऑर्डर पहुंचाए, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। मैजिक पिन ने भी कहा कि नए साल की पूर्व संध्या पर मेट्रो शहरों में हर घंटे लाखों ऑर्डर आए, हड़ताल का कोई असर नहीं दिखा। ट्रेडर्स के मुताबिक भारतीयों ने इस मौके पर बिरयानी, पिज्जा, बटर चिकन, गाजर के हलवे जैसी चीजों को पसंद किया, ऑर्डर किया। हालांकि अब नए लेबर कोड के लागू होने से गिग और
प्लेटफॉर्म वर्कर्स को बड़ी राहत मिलने जा रही है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने चारों लेबर कोड से जुड़े ड्राफ्ट नियम जारी कर दिए हैं, जिनके तहत गिग वर्कर्स को न्यूनतम वेतन, स्वास्थ्य, व्यावसायिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा जैसे अधिकार मिलेंगे। सरकार ने नियमों पर सभी हितधारकों से फीडबैक मांगा है। टारगेट है कि चारों लेबर कोड को 1 अप्रैल से पूरे देश में लागू किया जाए, जिससे गिग वर्कर्स की कानूनी सुरक्षा की गारंटी मिले। ड्राफ्ट नियमों के मुताबिक सामाजिक सुरक्षा का लाभ पाने के लिए किसी गिग वर्कर का किसी एक प्लेटफॉर्म से कम 90 दिनों तक जुड़ा होना जरूरी है। अगर कर्मचारी 2 प्लेटफॉर्म पर काम करता है तो यह अवधि 120 दिन तय की गई है। नए नियमों के तहत नियुक्ति पत्र भी अनिवार्य होगा। न्यूनतम मजदूरी तय करने में क्षेत्र, अनुभव, कौशल स्तर को आधार बनाया जाएगा। इसी तरीके से मजदूरी संहिता 2019 के तहत सभी श्रमिकों को वैधानिक न्यूनतम मजदूरी और समय पर भुगतान का अधिकार मिलेगा। पहले न्यूनतम मजदूरी केवल अनुसूचित उद्योगों और रोजगारों तक सीमित थी, जिससे श्रमिकों का बड़ा वर्ग इससे वंचित रह जाता था।